सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षाएं की जाती है। आज की कक्षा में यह बेसिक ज्योतिष से संबंधित है। राशियों के गुण धर्म का उपयोग फलादेश में कैसे करें। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं या नई कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। हम लोगों ने अभी पिछले कई दिनों से राशियों एवं ग्रहों पर ही आधारित चर्चा कर रहे हैं। एक दो कक्षा राशि पर चलने ही वाली है, होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग आने वाली कक्षाओं में फलादेश के नियमों या ग्रहों के गुण धर्मों के बारे में और जितनी आवश्यकता होती जाएगी हम लोग आपस में चर्चा करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए, जहां पर राशि की बात है, यहाँ पर एक उदाहरण कुंडली जो हमने बनाया है, अभी यह वर्तमान की कुंडली है, जो वर्तमान में जो समय व्यतीत हो रहा है इसी समय की कुंडली है। सबसे पहले तो हम सबों को राशि को सही ढंग से पहचानना होगा। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह पाया है, पढ़ा है कि राशियां जो है वह स्थिर है और नक्षत्र के मेल से या संयोग से यह बना है। एक राशि को पार करने में पृथ्वी को लगभग 1 महीने का समय लगता है। पृथ्वी जब चारों तरफ, मान लिया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी जब चारों तरफ घूमती है, 1 वर्ष में पूरी परिक्रमा कर लेती है, वहीं 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में जो यहाँ से लेकर पुनः यहाँ तक आने में जो समय लगता है, तो 12 राशियों को पृथ्वी पार करती है। तो चूंकि पृथ्वी को हम लोग ज्योतिष में फलादेश में स्थिर मान लिए हैं, सूर्य देव को गतिशील, इसलिए वह सूर्य की ही राशि परिवर्तन शास्त्रों में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में राशियों के नाम के आधार पर, जो राशियां 12 है, मेष राशि, इनकी आकृति के नाम के आधार पर ही इनका नाम लिखा गया है, जो ऋषि मुनियों को समझ में आया। जैसे कि मेष राशि तो भेड़े के समान, वृषभ राशि तो ये नक्षत्रों की जो स्थिति बनी वह बैल के समान, वृषभ के समान। मिथुन राशि जिसे जेमिनी भी अंग्रेजी में कहा जाता है, यह स्त्री पुरुष का जोड़ा, पुरुष के हाथ में गदा और स्त्री के हाथ में बीना। कर्क राशि केकड़े के समान। इसी प्रकार से हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में जो पढ़ा है उसकी भी यदि पुनरावृत्ति होता चले तो भी अच्छी बात है। अन्य भी सभी राशियों की आकृति के आधार पर ही सभी का नाम रखा गया। जैसे तुला राशि, हाथ में तराजू लिए हुए। मकर राशि मगर के समान। कुंभ राशि घड़े लिए हुए पुरुष। मीन राशि मछलियों का। इस प्रकार से अब राशियां जो होती है, जिस प्रकार प्रकृति में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही हैं, ठीक उसी प्रकार राशियों में भी स्त्री एवं पुरुष दोनों हैं। जो सम राशियां हैं, जो राशि सम है, यानी कि राशियां दो प्रकार की हो गई, एक सम और दूसरा विषम। ये जो सम राशियां हैं इसे स्त्री राशि कहा गया है, क्रूर राशि, हाँ, इसे स्त्री राशि कहा गया है एवं सौम्य राशि कहा गया है। अगर इस राशि में कोई क्रूर ग्रह भी बैठते हैं तो उनमें सौम्यता आ जाती है। यह पुरुष राशियां हैं। क्रूर राशि, यदि इसमें कोई सौम्य ग्रह भी बैठ जाता है तो उनमें क्रूरता थोड़ी आ ही जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति की अपनी ही राशि है, अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि या क्रूर राशि हुआ, पुरुष राशि हुआ, अगर इसमें बैठ जाएंगे
तो क्या फल मिलेगा? अगर लग्न में ही है, धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही बैठ गए, धनु राशि के यदि उदाहरण स्वरूप यहीं पे बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति विद्वान होगा, समझदार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी बातों को किस प्रकार रखेगा? थोड़ा गुस्सा के साथ में, तेज आवाज के साथ में। अगर वहीं मीन राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति हो जाए तो क्या होगा? तो अपनी बातों को सौम्यता से रखेगा, अपनी बातों को सौम्यता से रखेगा। यह तो राशियों के लिंग भी हम लोगों ने समझ लिया एवं स्वभाव भी समझ लिया। लिंग जो विषम राशियां हैं वह पुरुष राशि, इसका उपयोग फलादेश में कई जगह होता है, खास करके ज्यादातर प्रश्न कुंडली में होता है एवं लग्न कुंडली के फलादेश में भी बहुत से स्थानों पर होता है। आने वाली कक्षाओं में उसका हम सबों को ज्ञान मिलता हुआ चला जाएगा। जो सम राशियां हैं यह स्त्री राशि एवं सौम्य राशियां हैं, इसे याद रखने में कोई समस्याएं नहीं। अब इसका हम वस्तुओं का हम लोग अवलोकन करते हुए सरसरी तौर पर हम लोग चलेंगे। एक हम लोगों ने राशियों के लिंग के बारे में जाना, उसके बाद में राशियों के तत्व के बारे में हम लोगों ने पूर्व में जाना है, राशियों के वर्ण, राशियों के दिशा, राशियों के धातु। अब यहां पर देखा जाए कि इन चारों चीज 1 2 3 4 इन चारों को हम लोग कैसे याद रख पाएंगे? तत्व, वर्ण, दिशा, धातु सब एक ही है। जो अग्नि तत्व के हैं, जो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है कि अग्नि तत्व की कौन सी राशियां हैं, तो 3 ही राशि है। कौन कौन है अग्नि तत्व की राशियां? मेष, सिंह, धनु। अग्नि तत्व की जो राशि है, जो अग्नि तत्व की राशि है वह है 1 5 एवं 9। यह अग्नि तत्व की जितनी राशियां हैं यह क्षत्रिय वर्ण का है। तत्व तो हो गया इधर अग्नि हमने लिख दिया, वर्ण क्या हो गया? क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब इस रक्षात्मक गुण इनमें होता है। दिशा इनका क्या हो गया? पूरब। इनकी धातु, धातु 2 प्रकार से फलादेश में उपयोग किए जाते हैं, एक बीमारी वाली धातु और एक इनके रत्नों से संबंधित या स्वभाव वाली धातु, और एक उपाय के लिए जिन रत्नों का उपयोग किया जाता है या जो उनके रत्न हैं, धातुएं हैं, जो जैसे लोहा हुआ, सोना चांदी हुआ, इसे भी तो धातु ही कहा जाता है ना जी। इन्हें भी धातु कहा जाता है, वह अलग चीज है। एक दूसरी धातु भी होती है जो शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसके कारण स्वभाव का या बीमारी का भी निर्धारण होता है, जिसे कहते हैं। अब अग्नि तत्व की जितनी राशियां हैं वह पीत प्रकृति, इसको प्रकृति भी कह सकते हैं, धातु भी कह सकते हैं। पीत प्रकृति हो गया। जो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वह क्षत्रिय वर्ण की है, इनका दिशा पूरब है, यह पीत प्रकृति की। अब उसके बाद में जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, कौन कौन सा है? तो 2 6 10 यह राशियां, अगर वर्ण की बात किया जाए तो वैश्य वर्ण। अब वैश्य वर्ण एवं इनकी दिशा तो दक्षिण, और धातु जो जिससे बीमारी का भी आकलन कर सकते हैं एवं स्वभाव का भी कर सकते हैं, तो यह क्या हुआ? वात। अब इन दोनों का थोड़ा सा हम लोग फलादेश में देख लें कि अब इसी उदाहरण कुंडली में देखा जाए तो लग्नेश किस राशि में बैठे हुए हैं? लग्नेश 3 नंबर की राशि में है। अभी 3 नंबर राशि यहाँ आया नहीं है, चलिए छोड़िए। अब यहाँ जो अग्नि तत्व की राशि है 1 5 एवं 9, 1 5 एवं 9। अब 1 नंबर की राशि 11 12, एक यहाँ पर है, ये
यह एक है, यह तो 12 नंबर की राशि है, शनिदेव है यहाँ। तो 1 नंबर की राशि पंचम भाव में है, 1 नंबर की राशि पंचम भाव में है, नवम भाव में है, लग्न भाव में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रह जिस राशि में होते हैं उस राशि के उस घर के गुण धर्म को वह अपना लेते हैं और अपनी मूल प्रकृति को छोड़ देते हैं, अपनी मूल प्रकृति को छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कारण यह होता है कि जो राशियां होती है वह घर होता है, वह माहौल होता है। अब कोई शांत स्वभाव का भी व्यक्ति अगर उग्र माहौल में जाकर बैठ जाए तो उसका शांति या गंभीरता कितना देर तक रहेगा? कुछ ही समय तक रहेगा, फिर वह उसी माहौल में ढल जाएगा। ढल जाएगा कि नहीं ढल जाएगा? जी गुरु। अगर कोई उग्र स्वभाव का भी व्यक्ति है, अगर शांत माहौल में जाकर बैठ गया तो उग्रता कितनी देर दर्शाएगा? कुछ ही क्षणों के बाद में, कुछ ही दिनों के बाद में उसमें सौम्यता आ ही जाएगी। संसर्ग का गुण दोष मनुष्यों ही नहीं ग्रहों पर भी प्रभावी होता है। अब यहीं पे अग्नि तत्व में जो क्षत्रिय वर्ण है और पीत प्रकृति की शुक्रदेव हैं, सुखों के कारक हैं, पंचम भाव है, पुत्र का भी यहाँ से चर्चा किया जाता है एवं बुद्धिमता का भी किया जाता है। अब इसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? बुद्धि तो ठीक है, शुक्रदेव है, आकलन करने की क्षमता काफी हो जाएगा, निष्कर्ष निकालने की क्षमता काफी हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव निष्कर्ष निकालने के कारक भी हैं ज्ञान के मामले में। एक स्वभाव किस प्रकार का हो गया? अगर बुद्धि है, किसी से बातचीत करेगा, तुरंत यह क्या करेगा? तुरंत कोई भी समस्या है तुरंत निष्कर्ष निकालेगा और जहां तक हो सकेगा रक्षात्मक बात उग्रता पूर्वक बोलेगा, क्योंकि यह पीत प्रकृति हो गया ना। पीत प्रकृति का मतलब गुस्सा से संबंध रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? जी गुरुदेव। जी गुरु। तो इस प्रकार के गुण आ गए। दिशाओं का उपयोग हम लोग इसमें भी करते हैं, ग्रहों के उपाय में भी करते हैं। विवाह के लिए दिशा का निर्धारण, भाग्योदय के लिए दिशा का निर्धारण और भी ढेर सारी बातें होती है। जैसे कि पूर्व की कक्षा में एक बार दिशा पर कुछ चर्चा हुआ था या नहीं हुआ था, पढ़ाई लिखाई के बारे में? तो उसी प्रकार हम लोग किसी भी भाव के फल हेतु अब कोई आदमी किस दिशा में अपना काम करे कि उसका भाग्य साथ दे, तो दसम भाव को पर वही सूत्र लगा कर देखेंगे। किसी की विवाह किस दिशा में होगी तो वही सूत्र सप्तम भाव पर लगा कर देंगे। आय कैसे बढ़ेगा या हमारा काम धंधा कैसे चलेगा, तो काम के लिए दसम भाव, उसमें भाग्योदय का भी कि भाग्य परिवर्तन मजबूत कैसे होगा तो नवम भाव का दिशा का उपयोग करेंगे और दोनों का समायोजन कर कैसे करेंगे। यह सभी विषय वस्तु है, हम सबको समझना चाहिए। आप लोगों को भी आकलन करना चाहिए। यदि नहीं आकलन करने में अगर समस्याएं आ रही है तो समूह में लिखें, उस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा होगी, क्योंकि यह कक्षाएं जब समाप्त हो जाएंगी, जब हम लोग आगे बढ़ चलेंगे तो फिर यह हम सभी भूल जाएंगे कि इस विषय वस्तु पर भी क्लास होना है क्या। अब यही पृथ्वी तत्व की बात की जाए तो 2, 6, 10, अब यहीं पे देखा जाए 2 नंबर राशि में कोई ग्रह नहीं है, 6 नंबर में कोई नहीं है, 10 नंबर में कोई नहीं, अगर रहता तो चर्चा हम कर लेते। अब यही नवम भाव की बात की जाए, मंगल केतु यहाँ पर है, मंगल केतु जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं अंगारक योग बनाते हैं। हालांकि अच्छा भी है, बुरा नहीं, कहीं हद तक अच्छा हो भी है, कहीं हद तक बुरा भी है, कहीं हद तक अच्छा भी है, कहीं हद तक यह योग बुरा भी है। अंगारक योग जब बनता है तो व्यक्ति के जीवन में तनाव, गुस्सा इत्यादि लाता है, वह अलग विषय वस्तु है फलादेश के। अब यही अग्नि तत्व में यह बन गया तो गुस्सा थोड़ा और जल्दी आ जाएगा। आएगा जल्दी कि नहीं आ जाएगा?
जी गुरु जी, बिल्कुल और जल्दी। क्षत्रिय वर्ण भी है ये, तो अधिकार के साथ गुस्सा भी करेगा, अधिकार भी दिखलाएगा। और पीत प्रकृति भी है, हल्का सा भी कुछ जल्दी बर्दाश्त नहीं होगा। बातें स्पष्ट हो रही है, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जी जी गुरु जी। जी। अगर यह लग्न में बन जाए तो इस प्रकार के गुण धर्म हो सकते हैं। अब यह नवम भाव में है, तो अब इसका उपयोग कैसे हो पाएगा? तो नवम भाव गुरु का है, नवम भाव गुरु का है, रुका है। जो हमें शिक्षा प्रदान करता है। केवल गुरु ही नहीं, यह हम सबों के जीवन में एक क्षण के लिए भी सकारात्मक जीवन व्यतीत करने के लिए जो मार्गदर्शन कर दे, वह हमारा उस समय के लिए गुरु हो जाता है, और मानने के लिए हमारे लिए वह जीवन भर का गुरु बन जाता है। एक व्यक्ति के जीवन में असंख्य गुरु हो सकते हैं, होते भी हैं, हम सबों को एहसास नहीं होता। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। हमारे जीवन में कभी भी एक क्षण के लिए किसी ने कुछ भी मार्गदर्शन कर दिया, हमारा छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, पिता हो, माता हो, स्कूल के शिक्षक हो, हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी, हमारे कोई भी गुरु हो सकते हैं। हाँ, दीक्षा गुरु एक होते हैं जिनसे हम मंत्र अपनी आध्यात्मिक उन्नति हेतु जो मंत्र का हम ग्रहण करते हैं, पूछते हैं, वह तो एक ही होते हैं। लेकिन शैक्षणिक विकास, बुद्धि के विकास के लिए हमारे जीवन में अनगिनत असंख्य गुरु होते हैं। तो फिर ऐसा व्यक्ति जब यहाँ पर ये हो गया, भाग्य भाव में ही यह बना, तो क्या हो जाएगा? ऐसे व्यक्ति गुरु की बातों को वह ध्यान से नहीं सुनेगा, कभी कभी गुरु पर ही गुस्सा हो लेगा। ऐसे कई व्यक्ति देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। तो यह हो गया। अब जिस भाव में जिस गुण धर्म के आधार के ग्रह होंगे या राशियां होंगी, उस प्रकार का स्वभाव अवश्य हो जाएगा। अब इसके बाद में वायु तत्व की राशियां, वायु तत्व की कौन कौन राशियां होती है? 3, 6, 12। वायु तत्व की जो राशियां होती है 3, 7, 11। 3, 7, 11। और जल तत्व का जो होता है, लिख ही देते हैं, 4, 4, 8। 8, 12। हाँ, यह याद करने में आसानी है, क्रम आप लोग बना लें। अब यह जो है, यह वायु तत्व की राशियां शूद्र वर्ण की है। किस वर्ण की है? शूद्र। अब यहाँ पर देखे 3, 7, 11 में, अब यहाँ पर 3, 7, 11, 7 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं, 3 नंबर की राशि में है, और 11 नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में राहु देव है। 11 नंबर की राशि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव से हम अपनी स्किल क्षमता का विचार करते हैं। अब और इनकी दिशा भी सभी लिख लेते हैं। शूद्र हुआ, दिशा इनकी पश्चिम हो गई, और यह सम धातु, सम मतलब मिला जुला, यानी सभी प्रकार के। अब इसका फलादेश में उपयोग कैसे करेंगे? अब जैसे राहु देव है, 11 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि हो गई, वायु तत्व का है, शूद्र वर्ण हो गया। तो हम लोगों ने पूर्व में क्या पढ़ा है? वायु तत्व को सूझबूझ ही बोला है ना। जी गुरु जी। सूझबूझ हो गया, तो सूझबूझ के सहारे शूद्र वर्ण हो गया, तो यहाँ पर सेवा भाव हो गया। क्या हो गया? शूद्र का मतलब सेवा भाव। सेवा भाव। हाँ, और यह जो हुआ पृथ्वी तत्व, तो वैश्य का मतलब हो गया आदान प्रदान, यानी कि जिस हाथ से दो उस हाथ से लो, यानी कि जिस प्रकार दे रहे हो हम भी देंगे। यानी कि दुकानदारी, 100 रुपए का सामान लिए, 100 रुपए का नोट दिए, 100 रुपए के बदले सामान मिला। और यहाँ पर देखिए पृथ्वी तत्व के लिए हो गया। तो पृथ्वी तत्व में तो कोई राशियां, कोई ग्रह 2, 6, 10 में राशि है ही नहीं इसमें। अगर होता तो हम लोग चर्चा कर लेते। अब चाहे एक कोई ग्रह हम लोग रख के ही चर्चा कर लेते हैं। रख के चर्चा करना आवश्यक है कि नहीं है? जी गुरु। जी गुरु जी।
हाँ, तो अब बताया जाए यहाँ पर जो राशियां बनी 2, 6 एवं 10 किस भाव में किस ग्रह को बिठा दे? 2 2 में बैठा है गुरुदेव, छठे में। छठे में कौन से ग्रह को बिठा दिया जाए? मंगल गुरुदेव। राहु को बैठा है। शुक्र। अच्छा चलिए, शुक्र को ही बिठा लिया हो, कोई भी ग्रह। अब शुक्रदेव हैं तो इनके गुण धर्म क्या है? यह शुभ ग्रह है। एक, नैसर्गिक स्वभाव को ले एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता, और शुभ ग्रह यानी कि सही कायदे से निष्कर्ष निकालने की क्षमता, एवं शुक्रदेव स्वार्थी भी हैं, तो थोड़ा स्वार्थी आ गया। भाव कौन सा है? रोग ऋण शत्रु का है। अगर बीमारी का फलादेश हो तो अलग विषय, अलग प्रकार से सोचेंगे। अगर रोग की, ऋण की ही बात की जाए, शत्रुता की बात की जाए, अगर शत्रुता की ही बात करते हैं तो यह अपने शत्रुओं से किस प्रकार का बर्ताव करेगा या इसके शत्रु किस प्रकार के हो सकते हैं, जितना हम लोगों ने चर्चा किया उसी के आधार पर विशेष चीजों का हम लोगों को उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ वैस का मतलब क्या है कि बराबर, जितना दो उतना लो। एक, दूसरा, और वो भी पृथ्वी तत्व का। तो व्यवहारिक कायदे से, कायदा इसका अगर शत्रु के साथ में भी ऐसा होगा कि समाज विरोधी कायदे नहीं होंगे, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया देगा, बड़े सोच समझ के दे देगा, अच्छे कायदा से देगा। लेकिन कायदा इसका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सामने वाला कोई भी व्यक्ति इसे जलील कर सके, और बड़े समझदारी सूझबूझ से, क्योंकि यह क्या है? वात प्रकृति हो गया। वात मतलब वायु। अब बातें स्पष्ट हुई? जी गुरुजी। अगर यही शुक्रदेव यहाँ पर होते तो क्या हो जाता? तो अपने कार्यों को ठीक उसी प्रकार से संपादन करता है, इसी कायदे से, बड़े समझदारी से। जो भी काम करने है, नौकरी भी है या दुकानदारी है, सभी चीज का निचोड़ निकाल कर, समझ बूझ कर, बड़े अच्छे कायदे से, अपने फायदे की बात को सोचते हुए अपना काम करना। अगर यही दूसरे भाव में होते तो क्या हो जाता? तो बड़े सूझबूझ के साथ उसी कायदे से जिन जिन विषय वस्तुओं का हम लोगों ने आकलन किया, धन इकट्ठा भी करना, इत्यादि इत्यादि। अगर बीमारी की बात की जाए तो शुक्रदेव वायु तत्व का रहे, या वात प्रकृति के हो गए, राशि भी। तो गैस से संबंधित, वायु से संबंधित और बीमारियां। या वायु विकार, तो वायु विकार से संबंधित केवल एक गैस से संबंधित बीमारियां थोड़े होती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, अब जिस ग्रह के प्रभाव से हो। अब शुक्रदेव है तो पाचन क्रिया के में यह सहयोगी होते हैं। और यह पाचन अंग भी है, छठा भाव पाचन अंग भी कहा जाता है। अभी तो हम लोग किस भाव से किस अंगों का विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, उस पर भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ये वाली बात है। हाँ, अब यहाँ पर वायु तत्व, अब तो हो गया पृथ्वी तत्व पर कुछ चर्चा हो गया, वायु तत्व की चर्चा की जाए 3, 7, 11। तो यह वायु तत्व जो हुआ शूद्र वर्ण हुआ। शूद्र वर्ण का मतलब सेवा भाव और मिला जुला, सम का मतलब मिला जुला। अब यहाँ पर देखा जाए 3, 7, 11, 3, 7, 11 में कोई राशियां हैं, जरा देख लिया जाए। 3 में 3, 7, 11। हाँ, अब यहीं पे अगर यह 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का है, क्या फल मिलेगा? अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि यह सूर्यदेव विच्छेदात्मक ग्रह है, अलगाव देते हैं, वह विषय वस्तु भी है। यदि उस अलगाव वाली बातों को छोड़ दिया जाए कि जो चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ा,
लेकिन जितना पढ़ा अगर उसका उपयोग करते हुए फलादेश किया जाए तो सूर्यदेव क्या है, अग्नि तत्व के हैं, अधिकार दर्शाते हैं, यह विद्वान ग्रह है, बुद्धिमान ग्रह है, तो अपना अधिकार भी दर्शाएगा, बड़े बुद्धिमानी से विवेकशीलता से अधिकार दर्शाएगा, वाणी भी ऐसी बोलेगा कि उसकी वाणी को काटेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा अधिकार तो अवश्य दर्शाएगा, थोड़ी उग्रता वाली बात, थोड़ी जल्दीबाजी वाली जरूर बोलेगा, अपना अधिकार जरूर दर्शाएगा। लेकिन वह अब किस कायदे से, कायदा उसका क्या होगा? तो वायु तत्व की राशि या शूद्र वर्ण की होती है, शूद्र वर्ण में सेवा भाव, तो उसको हम लोग फलादेश में कैसे लाग ले लेंगे? अगर पति पत्नी की कुंडली हो, कैसा जीवन व्यतीत हो सकेगा? तो स्पष्ट सी बात है, स्पष्ट सी बातें हो गया कि बातें कुछ भी हो लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक बने अवश्य रहेंगे, चाहे वह गुस्सा ही क्यों ना करते रहें, क्योंकि सेवा भाव वाली बातें आ गई कि नहीं आ गई? जी गुरुदेव, समय पे साथ देंगे। हाँ, समय पर साथ देंगे, लड़ेंगे लेकिन समय पर साथ देंगे। अब जल तत्व की बात की जाए तो जल तत्व जो होते हैं यह विप्र वर्ण के होते हैं, या ब्राह्मण वर्ण कहिए या विप्र वर्ण कहिए, इनकी दिशा उत्तर होती है और यह कफ प्रकृति के हैं, यानी कि ठंडा वाली बीमारी, ठंडा वाली बीमारी है, जल वाली बीमारी है। अब यह हो गया क्या, यह जलीय बीमारी, यह पीत वाली बीमारी, यह वायु वाली बीमारी, और यह जो वायु तत्व वाला हुआ यह तीनों का मिश्रित बीमारी, तीनों का मिश्रित कुछ भी। अब इनका जो है, अब हम लोग फलादेश में कैसे उपयोग करेंगे? अब तो 4 8 12 देख लिया जाए कि 4 8 12 की स्थितियां कैसे। 4 नंबर की राशि यह है, 8 नंबर की राशि यहाँ पे कोई ग्रह नहीं, 12 में शनिदेव। अब विप्र का मतलब क्या हुआ है? बुद्धिमान, ज्ञानवान, उपदेशक स्वभाव का एवं उदार भी। वास्तविक विप्र बंधु लोग उदार स्वभाव के होते हैं कि नहीं होते हैं? जी जी। उदार होते हैं। तो अब जल तत्व की राशि में यदि पापाग्रह भी बैठ जाते हैं तो उनमें उदारवादिता थोड़ी आ ही जाती है। अब शनिदेव ही है, अब शनिदेव यहां, शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है। अभी हम लोग शुक्रदेव को रख कर बैठे थे, अगर शत्रुता वाली भी बात होगी तो किस प्रकार से होगा? शनिदेव में तो थोड़ी सी विद्वानों की गुण आ ही गया, उदारवादी गुण आ ही गया, लेकिन पापाग्रह है, बदले की भावना तो है ही, तो अच्छे कायदे से। जल तत्व के जो ग्रह होते हैं वह गंभीर प्रकृति के होते हैं, तो गंभीरता पूर्वक विचार करके, अब यह चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो यह क्या है? चौथा भाव लोकप्रियता का भी है, चुनाव में हम जो वोट जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, घर के सुखों का भी है। एवं शनिदेव जो है यह क्या है? तो शनिदेव लोकप्रियता के भी कारक हैं और एवं जमीन के कारक हैं, चाहे वह खेती वाली जमीन हो या प्लॉट हो जिस पर आप घर बना सकें। घर अगर बन रहा है, बन गया है, तो फिर मंगल देव हो गए कारक। अगर उस पर कुछ जब घर दरवाजा मकान नहीं बना है तो उस जमीन के कारक शनि देव है। तो उससे संबंधित अगर जमीन भी हो पर बातचीत चल रही हो, अगर जमीन बढ़ाना है घटाना है, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? बड़े बुद्धिमानी से अपना काम करेगा। अब यहीं पे देखा जाए, अब यहीं चंद्रमा एवं बुध 8वें भाव में जल तत्व की राशि में बैठ गए। अगर कोई अब 8वां भाव लंबी बीमारी का होगा, 8वां भाव ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा होती है, हम लोग विचार करते हैं जी वो बीमारी लंबा चलने वाला हो, कि दवा खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डायबिटीज की तरह। डायबिटीज। अब कौन सी बीमारी होगी? वह 6ठा भाव,
वह बीमारी लंबी चलेगी या नहीं, वह 8वां भाव। हालांकि 8वें भाव से भी स्पेशली कुछ खास बीमारियों के बारे में भी चर्चा होती है, वह अलग विषय वस्तु है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, चंद्रमा स्वराशि का है या बुध अपनी राशि का नहीं है, दोनों में बलवान कौन है, चंद्रमा है या बुध है? चंद्रमा बलवान है। चंद्रमा भी जल तत्व का है, राशि भी जल तत्व का हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को सावधानी यह बरतना चाहिए कि अगर है तो भाई जल तत्व से संबंधित बीमारियां होगी, कफ से संबंधित होगा, ऐसी बीमारियां जो पानी से संबंध रखता है वह बीमारी लंबी जाएगी, ऐसा संभावना हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी बीमारी जो दवा खाए काम करे, यानी हमेशा दवा भी खा रहे हैं, बीमारी भी नहीं छूट रही और काम भी नहीं कोई बंद है, उस प्रकार की बीमारी। 12वें भाव से वैसी बीमारियों को देखा जाता है कि जिसके लिए हम सबों को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। 6ठे भाव से उन बीमारियों के बारे में देखा जाता है कि जिसका हम दवा ना भी करें, सिर्फ परहेज के अगर हम कर लें तो बीमारी ठीक हो जाती है, उसके लिए 6ठा भाव। हालांकि वही जब छोटी बीमारियां ही बड़ी बनती है ना, तो जब बीमारी की शुरुआत हो और उसी समय अगर हम अपने आहार एवं आचरण से उस बीमारी को कम कर दें, समाप्त कर दें, तो कैन बी पॉसिबल, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी गुरु जी गुरु जी। हो जाएगा। तो व्यक्ति अपने लापरवाहियों के कारण यदि 6ठे भाव पर ध्यान न दे, अब देखिए ईश्वर कितने विज्ञान बड़ा बना दिए हैं, यह 12 भाव है, 12 भावों को समझना जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा, हम खुद नहीं समझ पाएंगे। एक जीवन कम पड़ेगा। अब 6ठा भाव दिनचर्या का भी है, दैनिक रूटीन का भी है। बीमारी की शुरुआत 6ठे भाव से होती है। जो ग्रह या जिस प्रकार की स्थितियां कुंडली के 6ठे भाव में बने, उसके अनुरूप उन्हीं के सहारे हमारी बीमारी की शुरुआत होगी। अगर इसके अनुरूप ही हम अपनी दिनचर्या बना ले, दैनिक रूटीन बना ले, तो क्या बीमारी जल्दी होगा? नहीं गुरुजी। नहीं होगा। यहाँ पर एक बात हम कह सकते हैं आप सबों को, पढ़ना अलग बात है, पुस्तक तो पूरी पढ़ने के लिए पढ़ी जा सकती है। एक दिन में आधे पुस्तक उपन्यास की तरह से पढ़ लीजिए, फल दीपिका पुस्तक 2 दिन में समाप्त कर लेंगे। समाप्त हो जाएगा कि नहीं उपन्यास की तरह से आदमी पढ़ना चाहे तो? जी गुरुजी। और हमारी सुबह में भी कक्षा चलती है, हमारी सुबह में भी कक्षा चलती है, और उसमें हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, यही भाव आधारित ही ग्रहों की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। तो 2 वाक्य हम लोगों ने पढ़े और उसी 2 वाक्य को समझने में 6 रोज 5 रोज बीत गया। अभी कल सुबह में एक और कक्षा होगी, तब जाकर कहीं हम लोग 2 वाक्यों को, हिंदी के 2 वाक्य, संस्कृत के 1 श्लोक पर 6 कक्षाएं हो गई। 5 कक्षा हुई है, 1 कक्षा सुबह में पढ़ो। साधु संत लोग जो होते हैं, जो ईश्वर के भरोसे होते हैं, उनका दैनिक रूटीन कितना बढ़िया होता है। एक निश्चित रूटीन है कि नहीं, दिनचर्या है कि नहीं है? जी गुरुजी। हम लोगों की दिनचर्या, दैनिक रूटीन एक निश्चित समय का फिक्स है, या हम साधु संतों का दैनिक रूटीन फिक्स है? साधु संतों का है। साधु संतों का है। हम सभी अस्पताल में अपने परिवार के सदस्यों को लेकर या परिजनों को लेकर या परिजनों से मिलने हम सभी अस्पताल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दुनिया में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अस्पताल न गया हो, या न जाने वाला हो, या नहीं जाता हो। उसके परिवार का या स्वयं या उसके माता पिता या उनके सगे संबंधी कोई ना कोई अस्पताल में कभी ना कभी जाता ही है। उसके कारण से जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? जी जाना पड़ता है।
आपने अस्पताल में साधु संतों को भर्ती होते हुए या लाइन में लगकर पर्ची कटाते हुए देखा है कभी? नहीं गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, देखा तो नहीं है। तो क्या वो बीमार नहीं होते? होते तो हैं, इक्के दुक्के होते हैं, तभी तो उनकी संख्या इक्का दुक्का देखने को कभी कताल मिल जाए। हम मैं नहीं कहता कि वो बीमार ही नहीं पड़ते, जब दुनिया में है तो बीमारी हो सकती है ना, तो उनको कम होती है या न के बराबर होती है, हल्की फल्की होती है, उनकी दिनचर्या फिक्सेशन सब कुछ निश्चित है। इसके वजह से जब छठे भाव का वह काम करते हैं तो छठा भाव ही तो बीमारी की शुरुआत का है, और छठे भाव के काम को एकदम मजबूती से करते हैं। उनकी दिनचर्या फिक्स है, कितने बजे करेंगे, सो के उठेंगे तो इतना बजे तक या कर लेंगे, इतना बजे तक ये कर लेंगे, इतना बजे तक ये कर लेंगे, बीमारी ही नहीं। तो जो व्यक्ति छठे भाव को सही ढंग से समझ ले, अपने कुंडली का विश्लेषण कर दे, उसके अनुसार से करे, तो उसे कोई नई बीमारी होगी ही नहीं जल्दी, वह निरोगी जीवन जिएगा। यदि पूर्व से भी अगर कोई बीमारी हो गया है और छठे भाव का सही ढंग से विश्लेषण करके उस पर अपना दैनिक रूटीन रियायत करे, तो नई बीमारी दूसरी नहीं होगी, और पुरानी बीमारी भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगा, और फिर उसके बाद में दूसरी बीमारी ही नहीं होगी, न के बराबर। अब इसके बाद में राशियों में भी मित्रता एवं शत्रुता होता है, राशियों में भी मित्रता और शत्रुता होती है। तो धातु तक तो हम लोग समझ लिए, अब राशियों की मित्रता शत्रुता पर हम लोग समझते हैं। जरा सा यह बोर्ड मिटाने दीजिए, वो गड़बड़ हो जाएगा। राशियों की मित्रता, राशियों की मित्रता को समझने के लिए हम लोगों को राशियों के तत्व को समझना होगा। तो राशियों के तत्व को तो हम लोगों ने समझ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवं 12 हो गया। यह अग्नि तत्व हुआ, यह पृथ्वी तत्व हुआ, यह वायु तत्व हुआ, और यह जल तत्व हुआ। अब अग्नि तत्व की राशि एवं वायु तत्वों की राशि आपस में मित्र होते हैं, आपस में मित्र हो। मित्र होते हैं। अग्नि और हवा अगर एक जगह मिलेगा तो अग्नि भी प्रज्वलित हो जाएगी और हवा भी तेज चलने लगेगा। जिस व्यक्ति को यह बातें न समझ में आ रही हो, छोटी सी मैं एक बात बताता हूं, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हमारे घर में आज भी चूल्हे पर खाना बनता है। कभी कभी गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकांशतः समय चूल्हे पर ही खाना। तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही होती, पत्ता तक नहीं डोल रहा होता है, और जब चूल्हे में जब लकड़ी लगाया जाता है, आंच जल रही होती है, तो यहाँ पर अग्नि जल रही होती है, यहाँ पर अग्नि जल रहा होता है और हवा इधर से आता है, यानी कि अग्नि हवा को खींच लेता है और फिर ऊपर की तरफ हवा उठता है। मित्रता है तभी तो बुला लेता है ना, और अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है और हवा भी तेजी से यहाँ पर दिखलाई देता है। जब जहां पर यहाँ पर हवा हल्का भी नहीं इधर से उधर हो रहा है, और यहाँ पर हवा में गतिशीलता पाई जाती है, यानी कि हवा भी तेजी में आ गई। तो अग्नि तत्व की राशि एवं वायु तत्व की राशि में मित्रता होता है। अब यह पृथ्वी है और यह जल है, तो पृथ्वी तत्व की राशि एवं जल तत्व की राशि में मित्रता होता है। अगर पृथ्वी को हम मिट्टी ही मान ले, छोटी सी मिट्टी का ढेला ले, टुकड़ा ले, पानी में डालेंगे, मिलाएंगे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी गुरु।
मिल जाएगा। दोनों में मित्रता होगा। तो इसको दूसरे कायदे से हम लोग यह समझ सकते हैं, यह तो तत्वों के आधार पर हम लोगों ने मित्रता समझा, अब सम एवं विषम राशियों पर भी समझ ले। तो यह जो है अग्नि तत्व की राशि विषम है, या हाँ, और यह भी विषम ही है, दोनों राशियां पुरुष राशि ही है। तो पुरुष राशियों की आपस में मित्रता होती है, या विषम राशियों की आपस में मित्रता होती है, और सम राशि जो स्त्री राशि हैं इनकी आपस में मित्रता होती है। इस कायदे से भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं। जी गुरु जी। यहाँ तक स्पष्ट हुआ? मित्रता भी हम लोग समझ लिए। जी गुरु जी। इसके बाद में राशियों से ही लग्न का निर्धारण होता है, राशियों से ही लग्न का निर्धारण। लग्न का। हाँ। अब आप लोग पंचांग देखेंगे तो पाएंगे कि कोई लग्न छोटा है, कोई लग्न बड़ा है, कोई लग्न छोटा है, कोई बड़ा है। हाँ, तो उसको हम लोग राशि से ही लग्न की अवधि का निर्धारण होता है। तो कोई राशि बड़ा होता है, कोई राशि छोटा होता है। अब वह क्यों है सो मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। समझाता तो नहीं हूँ, हमें अब जितना ज्ञान है हम अपने ज्ञान को, अनुभव को आपको साझा करने का प्रयास करें। अब यदि अब यह 90 डिग्री है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा जाए, 30 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री। अब ऐसे अब पृथ्वी का जो किसी भी ग्रह का जो भ्रमण करने का जो कक्ष है या आकाशीय स्थिति इस प्रकार की है, थोड़ी लंबी है, अंडाकार टाइप का है। अब यहां से यह ऐसे चला, यहाँ पर ऐसे, ये थोड़ा ये हो गया ना, नहीं हुआ, ये ऐसे जाएगा तो ऐसे होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ से ऐसे चला तो यह हो, यह बड़ा हो जाएगा, यह बड़ा हो गया जगह, ये भी थोड़ा बड़ा है, यह थोड़ा छोटा हो जाएगा वृत्ताकार टाइप का बनने से, क्योंकि पूरा वृत्त तो है नहीं, अंडाकार है। तो यह मान छोटा बड़ा हो जाता है। आप लोग कागज कलम पर बना कर देखिएगा। इसलिए राशि मान में या लग्न के मान में कमी बेसी हो जाता है। तो यह 3 प्रकार के होते हैं। एक छोटा लग्न हो जाता है, क्या हो जाता है? छोटा लग्न, बड़ा लग्न एवं मध्यम लग्न। जो बड़ा लग्न होता है वह 2 घंटे से अधिक समय का होता है। कितने देर का होता है? 2 घंटे से अधिक समय का। जो छोटा राशि होता है उसके लग्न का मान 1 घंटे 35-40 मिनट तक का होता है। यानी कि राउंड फिगर में ऐसे लिया जाए तो कोई लग्न 1 घंटे 40 मिनट का भी हो सकता है, कोई लग्न 2 घंटे 20 मिनट का भी हो सकता है, या नहीं तो कोई 1.25 घंटे माने, कोई 2.25 घंटे माने। हालांकि उसके भी सीमांकन है। लेकिन अब बड़ा लग्न कौन होगा? तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक, सिंह कन्या तुला वृश्चिक, वृश्चिक, ये जो लग्न होते हैं यह बड़े होते हैं। सिंह नहीं, ये तो 7 हो गया। सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक, ये लग्न बड़े होते हैं। इनका मान लगभग 6 घटी का होता है। कितनी देर का होता है? 6 घटी का। अब 1 घटी कितने देर का होता है? कोई सदस्य की 24 में। अब 24 में 6 से गुना किए, कितना हुआ? 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, और 6 दूना 12, 2 14। यह कितना हो गया? 2 घंटा 24 मिनट हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरु जी। यानी कि 2 घंटा 24 मिनट तक के आसपास तक का हो सकता है, 2.5 घंटे के आसपास, 2.5 घंटे से थोड़ा कम। यानी कि 1 घंटा
पहले 2 घंटा 24 मिनट। अब देखिए इसके बाद जो मध्यम नक्षत्र होते हैं, यानी कि जिसको बीच वाला कहेंगे कि बराबर, वह कौन कौन है, यानी कि मध्यम, तो वह है मिथुन 3, 4, धनु एवं मकर 9 एवं 10। यह लगभग 5 घटी का होता है। तो 5 घटी का मतलब क्या हो गया, 24 पच्चे 24 में यदि 5 से गुना किया जाए तो कितना होगा, 4 पच्चे 20 के शून्य हाथ में 2, 2 और 6 दूना 12 तो 14। 120 120 हो रहा है जी। 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 हुआ। तो 5 घटी मतलब कितना हुआ, 2 घंटे का हो गया। जो छोटा लग्न होता है, जो छोटा होता है, अब शेष जितने बच गए वो छोटे हो गए। कौन कौन, तो मेष वृषभ 1 2, और कौन बचा, कुंभ और मीन। कुंभ और मीन बचा। ये 4 घटी के आसपास में होते हैं। अरे 1-2 मिनट 2-4 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 4 घटी के आसपास में, आसपास का मतलब उसके करीब। ये नहीं कि 5 घटी हो जाएगा वो, नहीं, ये नहीं कि 6 घटी हो जाएगा, नहीं, 4 घटी का ही जाएगा 1-2 मिनट के लिए। तो अब देखा जाए 4 घटी का मतलब क्या हुआ, 24 चौक 96 ना, हाँ 96, 96 1 घंटा 36 मिनट का लग्न हुआ। ये चाहे अभी हम लोग, अब कल की कक्षा में नहीं, आप लोग थोड़ा ये करते हैं, समूह में नहीं लिखते हैं, हम भी व्यस्त आदमी हैं, भूल जाते हैं। हमने कहा था कि ग्रहों के एवं राशियों के पर आधारित जो सारणी है अधिकांशतः पुस्तकों में दी गई रहती है। यदि किसी सदस्य के पास में हो वैसे तो वह समूह में शेयर कर दे, या नहीं किसी के पास में नहीं है कोई बात नहीं, आप समूह में लिख दें कि राशि एवं ग्रहों से संबंधित सारणी को समूह में शेयर करें, तो हम भी देख लेंगे। तो हमारे पास में तो फोटो ढेर सारे हैं, कहीं ना कहीं से ढूंढ के हम शेयर अवश्य कर देंगे, या पुस्तक भी है, किसी पुस्तक से पन्ना से फोटो लेकर के शेयर कर। कल की कक्षा में हम लोग राशियों के और भी कुछ गुण धर्म जो हैं उन पर चर्चा करेंगे, और साथ ही आवश्यकता अनुसार यदि होगी तो हम उस पर आधारित किसी भाव को आधार मानकर, जिस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया, कल की भी कक्षा में राशियों के गुणधर्म पर ही आधारित हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में फिर ग्रहों पर आधारित कुछ बहुत से विषय वस्तु बाकी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो हाँ जी जी, जैसे राशियों की मित्रता शत्रुता का फलादेश में क्या कैसे उपयोग होता है? हाँ जी, अच्छा, तो यह आप अब फिर बतलाएंगे तो 5-7 मिनट समय लगेगा। अच्छा, कल बता दीजिएगा गुरुजी, हाँ, कल बता दीजिएगा। हाँ, कल जरूर आप पूछिएगा इस प्रश्न। ठीक है जी 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 गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। हम तो चाहते हैं कि कक्षा में, हम यह चाहते हैं कि कक्षा में डिस्कस हो, कक्षा में प्रश्न पूछे जाए। जितने प्रश्न आप लोग पूछेंगे, आप लोग एक बात का ध्यान करें, आप लोग सभी आप व्यक्ति अपने अपने जीवन को टटोले। आज की ही, कल की ही, 1 सप्ताह पूर्व से लेकर 1 महीने पूर्व से लेकर आज तक की, कि जो बातें, जो प्रश्न यदि आप किसी से पूछते हैं, या जिस बात का जवाब आपको चाहिए, या किसी भी संबंधित व्यक्ति से पूछते हैं, और जब वह व्यक्ति अपना जवाब देता है तो कितने ध्यान से सुनते हैं। अब बगैर जो प्रश्न आप पूछते ही नहीं है, और उस प्रश्न को यदि वह व्यक्ति बोलना चाहता है उसका उत्तर, तो क्या आप ध्यान से सुनते हैं? नहीं सुनते। मैं आज से पूछूं आपसे, रुकिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, 1 ही मिनट बोलेंगे।